4 कोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एकदम टाइट है बहुत इस मामले को लेकर कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का अपराध न होने पावे, और उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। एशप्रा, जश्न सच्चाई का। मोमेंटम कोचिंग बेतिया हाता चौक, कॉल 6389138703। रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम आपका कानून। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप न्याय कैसे पा सकते हैं और जो दोषी है उसका दोष कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं घनश्याम सिंह जी, जिन्हें अपराध से मामलों में न्याय दिलाने का लगभग 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। हम उनसे बात करेंगे कि धारा 376 क्या है और इसमें सज़ा का क्या प्रावधान है। वैसे तो हमारे देश में बहुत से कानून प्रचलित हैं। धारा 376 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा है, और इस धारा में बलात्कार के संबंध में दंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें मृत्यु से लेके आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है। धारा 375 में बलात्संग के बारे में, रेप के बारे में बताया गया है, और इसमें जो कानून की पुस्तक में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो बलात्संग से इस्तेमाल किया गया, बलात्कार नहीं किया गया। तो बलात्संग के बारे में बताया गया 375 के बारे में। 375 में है कि बलात्संग क्या है। उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसमें कई क्लास दिए हैं, उसकी सहमति से अगर वह उस सहमति देती है, वह जानती है कि अगला पुरुष जो है मेरा पति है, मैं इसे वैवाहिक रूप से विवाहित हूँ, और उसको धोखे में रख के वो व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ, उस महिला के साथ संबंध बनाता है, तो वो जो है बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा भी है कि अगर वो मतता में है, विकृतचित्ता में है, तो उसके साथ कोई नशीला पदार्थ खिला करके उसके साथ संबंध बनाया जाता है, तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। और इसमें जो सज़ा मैं पहले ही बता चुका है कि इसमें मृत्युदंड से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा है। इसके कई क्लॉज भी हैं। उसमें तमाम है कि अगर सामान्य व्यक्ति करता है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो पब्लिक लोक सेवक है, लोक सेवक अगर करता है उसके द्वारा अपराध की सज़ा बढ़ेगी। उसमें 20 वर्ष तक, इसमें 10 वर्ष से लेकर के मृत्युदंड और आजीवन कारावास तक की सज़ा है। और अगर लोक सेवक करता है तो उसकी सज़ा तुरंत दुगनी हो जाएगी, 20 वर्ष से लेके मृत्युदंड और आजीवन कारावास तक की सज़ा है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसमें है। अच्छा, देखा जाता है कि द्वेष की भावना से लोग अपने अगल बगल या फिर जो दूर दराज के लोग हैं उन पर भी इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है या छेड़छाड़ हुई है, और बाद में जब जांच होती है तो पता चलता है कि अगला निर्दोष है। क्या इसके बचाव के लिए भी कोई प्रावधान है? अभी इसमें कोई विशेष वो नहीं आई, क्योंकि हमारे देश में पहली बार महिला अगर कोई चीज़ कहती है तो यह माना जाता है कि वह सत्य कह रही है। और अगर वह प्रार्थना पत्र कहीं पर भी, चाहे वो थाने पर देती है SHO को या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को, तो यह चूँकि उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो यह माना जाता है कि ये सही बोल रही है, और इस नाते कार्रवाई तुरंत होती है। हाँ, न्यायालय में जब मुकदमा चलता है तो वहाँ जब साक्षी गुजरते हैं, साक्ष्य आते हैं, तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि वास्तविकता में इसके साथ क्या हुआ है, इसने किसी को फंसाया है या इसके साथ सही रूप में अन्याय हुआ है। तो उस हिसाब से न्यायालय अपना निर्णय सुनाती है और जनता को न्याय मिलता है। यदि कोई दोषी है तो वो न्याय के लिए गुहार लगा सकता है, उसे लगता है कि उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या करेगा वो? यदि कोई लगता है कि उसके ऊपर आरोप लगाएगा तो वो तुरंत यहाँ अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल करके सारी चीज़ों को बता सकता है, क्लियर कर सकता है, और जितना उसने आरोप लगाया है उसके बारे में अगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को बताएंगे तो निश्चित रूप से उसको कुछ हद तक उसका लाभ मिलेगा। तो क्या डायरेक्ट जो पीड़ित है वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से ही मिले या फिर कहीं और भी जा सकता है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने से ज़्यादा आसानी रहती है। थानों पर बहुत उस ढंग से सुनवाई नहीं होती है, और थाने पर भी जा सकता है लेकिन उस ढंग से सुनवाई नहीं होती। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एक
IPS रैंक का अधिकारी होता है और एक समझदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है समाज का, इस नाते उसके पास जाने में ज़्यादा लाभ मिलता है। महिला अपराध से जुड़े हुए मामलों के लिए महिला थाना भी है, तो क्या वहाँ पर भी गुहार लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है। महिला थाना बनाया भी इसीलिए गया, महिला संबंधी अपराधों के लिए बनाया भी गया है, वहाँ भी गुहार लगाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई अधिकारी न सुने तो फिर पीड़ित क्या करेगा? यदि कोई अधिकारी उसके साथ किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना घटी है और वो अपना, अधिकारी का मतलब SHO से संबंधित है, SHO को एप्लीकेशन दे रही है और मुकदमा नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो वो ऊपर के अधिकारियों से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल सकती है, पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल सकती है, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण है, पुलिस अधीक्षक शहर हैं, वो कहीं मिल सकती है और निश्चित रूप से उसकी मुकदमा उसका दर्ज होगा। आज के समय में तो सरकार ने बहुत बड़ा अभियान लिया है महिला संबंधी अपराधों में। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है और मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में किसी भी थाने पर अगर महिला संबंधी अपराध हो रहा है तो मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं, निश्चित रूप से दर्ज हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह महिला संबंधी अपराधों में मॉनिटरिंग कर रही है। अच्छा, यदि मान लीजिए थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो क्या न्यायपालिका में भी कोई प्रावधान है? हाँ, अगर थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जाता है, वो SSP महोदय से मिलता है, वहाँ भी नहीं सुनवाई होती है, तो धारा 156(3) CRPC के तहत न्यायालय में भी हम प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और माननीय न्यायालय सुन करके उसको लगता है कि नहीं इसके साथ अन्याय हुआ है तो वो मुकदमा दर्ज करने का आदेश कर सकती है। अच्छा, एक बड़ा सवाल आता है वकील साहब कि मान लीजिए पीड़ित है और वो कचहरी गया तो तमाम वकील हैं, तो वो ऐसे में इस मामले से जुड़े हुए अधिवक्ता का कैसे चयन करे, उसे कैसे न्याय मिल पाएगा? वो इस बारे में सोचता है, तो उसको क्या करना चाहिए पीड़ित को? जब भी हम कचहरी जाएं, कचहरी में बहुत बड़ी संख्या में वकील हैं, बहुत अच्छे भी वकील हैं और बहुत अभी नए कम उम्र के बच्चे भी हैं। गंभीर मामलों में हमें निश्चित रूप से किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के पास जाना चाहिए और तमाम ऐसे अधिवक्ता हैं जिनके नाम चर्चित भी हैं और तमाम कुछ ऐसे नए अधिवक्ता भी हैं, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता धीरे धीरे सिस्टम है, आता है, कोई सीनियर होता है फिर निकल जाता है, फिर नया कोई, तो बहुत अच्छे नए अधिवक्ता भी हैं और थोड़ा जानकारी की बात है। अच्छा अधिवक्ता कोई भी मिलेगा तो आपको न्याय बहुत अच्छी तरह दिलवा देगा। उसका चयन कैसे होगा? अब उसका चयन कर पाना बड़ा कठिन है, उस नाते तो मैं तो ये कहूँगा कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनका बारे में आपने सुना है उनके पास जाइए। निश्चित रूप से नेम एंड फेम है तो कुछ है, जो चर्चित लोग हैं उनके पास है, तो आप उनके पास संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, क्या न्यायपालिका में भी अधिवक्ता पीड़ित को मिल सकता है? कुछ ऐसा प्रावधान है? न्यायपालिका में जैसे बहुत जो गरीब महिलाएं हैं जो मुकदमा लड़ने में असमर्थ हैं, उनके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा व्यवस्था की गई है। पहले तो एक न्याय मित्र, माननीय न्यायालय हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ से व्यवस्था होती थी कि एक न्याय मित्र उनको उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है और उसमें डिफेंस DGC ADGC वगैरह का अपॉइंटमेंट किया है और उन स्पेशली इन्हीं ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है जो अगर अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं, निर्धन हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसको करें तो उनको अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा और वो अधिवक्ता उसी तरह लेंगे जैसे वो फीस दे के अगर किसी से मुकदमा लड़वाते तो उसी तरह वो मुकदमा देखेंगे। ये जो पूरा प्रावधान है जो विधिक सेवा प्राधिकरण का है, क्या ये निःशुल्क होता है क्या? जी, निःशुल्क है। गवर्नमेंट उन लोगों को वेतन देती है, पैसा देती है, इन पीड़ित को कुछ नहीं देना है। अच्छा, देखा जाता है कि इस मामले में जो दोषी होता है वो धन बल बाहुबल का भी काफ़ी इस्तेमाल करता है। ऐसे में पीड़ित काफ़ी परेशान भी होता है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से। तो कहीं ना कहीं पीड़ित को फिर ये भी लगता है कि मान लीजिए मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो वो गलत कदम उठा लेता है। ऐसे में जो पीड़ित है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, धन बल बाहुबल अपनी जगह है। जब न्यायालय में मुकदमा चलता है तो सारा डिपेंड, पूरा मुकदमा साक्ष्य के ऊपर डिपेंड होता है। अगर साक्ष्य आता है तो कोई भी जज उस मुकदमे को छोड़ नहीं सकता, कितना भी पैसा वाला क्यों हो। लेकिन अगर साक्ष्य नहीं है,
साक्ष्य नहीं मिलता है तो मुकदमे छूटते हैं। अच्छा, आपने साक्ष्य की बात कही है, लगता है कि जैसे दुष्कर्म साबित करने के लिए किस तरीके का साक्ष्य होना चाहिए? पहले तो स्वयं उस महिला का स्टेटमेंट, और उसके बाद अगर उसके साथ घटना घटी है तो तमाम ऐसी चीज़ें, उसके शरीर पे कुछ निशान मिल सकते हैं, तमाम चीज़ हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती हुआ है कुछ किया तो जो अगले के शुक्राणु मिल सकते हैं, कहीं कहीं बॉडी पर जो घटना घटी कुछ तो कुछ कहीं कहीं चीज़ें नए, कुछ बाल से मिल सकते हैं, बाल ही मिलेगा उससे भी जीन्स पता लग जाएगा कि हाँ क्या है कैसे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता ही मिलता है। फिर उसके बाद जो इंटीरियर जांच होती है उससे भी मिलते हैं। उसे अगर शादीशुदा महिला है तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, अगर एकदम फ्रेश है, पहली बार उसके साथ कुछ हो रहा है तो उसके साथ वो होता है कि वो तो क्लियर हो जाता है। और शादीशुदा महिला तो थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि हैबिचुअल वो आता है, इस नाते वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन उसके अलावा अनसपोर्टिंग एविडेंस भी रहते हैं साथ में, तो यह है कि अगर एविडेंस आती है तो निश्चित रूप से सज़ा होती है। भारतीय जो दंड व्यवस्था है उसमें 376 के लिए यदि मान लीजिए कोई नाबालिग है तो उसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है? नाबालिग के लिए भी मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है, और नाबालिग के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अलग व्यवस्था, एक अलग कोर्ट का निर्माण किया है, और वो है पास्को कोर्ट। कोई भी अगर नाबालिग के साथ इस प्रकार की हरकत होती है तो उसका मुकदमा स्पेशल तौर पे पास्को कोर्ट में चलता है। गोरखपुर में भी अपने पास्को की 4 कोर्ट हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एकदम टाइट है बहुत इस मामले को लेकर कि बच्चियों के साथ किसी प्रकार का अपराध न होने पावे, और उसकी भी मॉनिटरिंग बहुत तेज़ी से हो रही है। 376 से भी तेज़ी टाइट मॉनिटरिंग उसकी हो रही है, कितने हुए, कितने जजमेंट हुए, कितने चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। अच्छा, जो दोषी होते हैं वो अगर सज़ा काट के आते हैं फिर सज़ा करते हैं, उनके लिए फिर वही है, मृत्यु आजीवन कारावास वही दंड है कि दोबारा आपने अब किया तो पहली बार अगर 7 साल में 10 साल में छूट गए तो दोबारा मृत्यु और आजीवन कारावास तक के लिए आप अंदर जाएंगे। अच्छा, छेड़खानी के मामलों में भी लोग द्वेषवश 376 लगाते हैं, या फिर जो प्रार्थना पत्र देते हैं उसमें 376 लिखा जाता है। लगता है कि जो ये 376 का कानून है उसका गलत उपयोग भी होता है? हाँ, 376 के कानून का बहुत गलत उपयोग हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो हमारा 376 है, पास्को के तहत जो मुकदमे हैं, पास्को के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है। तो मुकदमा दर्ज कराने के बाद गवर्नमेंट से आदमी पैसा लेता है, और फिर बाद में पता क्या चलता है, एक्यूज से सुलह करता है, सुलह करके उधर से भी पैसा लेता है। तो ये एक जरिया बन गया है आमदनी का। इसकी वजह से बहुत बड़ा ये दुरुपयोग हो रहा है इस कानून का। लेकिन यह है कि वास्तविकता में अगर सही चीज़ घटना घटी है वो एविडेंस में आ जाता है, क्योंकि हमारे देश का एक नियम है कि 10 निर्दोष भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा, 10 दोषी भले ही छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है अगर एविडेंस आया तो कोई बचता नहीं है, निश्चित रूप से सज़ा होती है। वकील साहब, कोई ऐसा वाकया जिसमें आपने इस मामले में दोषी को सज़ा दिलाई हो? अभी कल एक मामला था, हम तो इसे गैंगस्टर में देखता नहीं हूँ, पास्को में देखता नहीं हूँ, लेकिन अभी तमाम हम लोग देखते हैं प्रतिदिन लगभग 2-4 सजाएं तो होती ही होती हैं। अभी 1-2 दिन पहले इस पास्को कोर्ट में ही कन्विक्शन हुआ। एक मामले में मेरी जानकारी में था, अभियुक्त बांस गांव का था, कन्हैया का, वो जेल गया और वो लड़की को लेके भाग के गया था, उसके साथ रहा था, बलात्कार किया था। फिर बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, 10 साल की सज़ा हुई उसको। तो निश्चित रूप से कोर्ट हर महीने 2-4 मुकदमे में सज़ा होती ही होती है। वकील साहब, एक चीज़ और देखा गया है कि जैसे मान लीजिए लड़की रजामंदी से गई, लड़के के साथ 2-4-6 महीने या 2-4-10 दिन रही, फिर परिवार वालों की दबाव में आकर वो वापस आई, और फिर परिवार वालों के कहने पर ही वो लड़के के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा देती है। इस तरीके के भी मामले आते हैं? हाँ, इस तरह के भी मामले आते हैं। अब इसमें 2 चीज़ निर्भर करती है। एक चीज़ निर्भर करता है एज पर, वो बालिग है कि नाबालिग।
अगर वो बालिग है, 18 साल से ऊपर है, तो और अपनी सहमति से गई है, तब तो कोई अपराध नहीं बनता। लेकिन अगर वो नाबालिग है तो बिना संरक्षक की अनुमति के अगर वो जाती है, भले अपनी सहमति से जाती हो, शादी भी कर लेती हो, तब भी वो दोषी माना जाएगा। वो धारा 363-66 आईपीसी के तहत और उसके साथ संबंध बनाया तो 376 आईपीसी के तहत वो दोषी माना जाएगा। अच्छा वकील साहब, जैसे मान लीजिए कोई महिला या कोई लड़की गई किसी ऑफिस में, यदि उसके साथ कोई छेड़छाड़ होता है तो मतलब वो उसकी शिकायत कैसे करेगी? मान लीजिए वो केबिन में बैठी है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे कहे ना एविडेंस एक्ट में माना जाता है कि जो एक स्त्री कह रही है वो सही कह रही है। ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें ये व्यवस्था है। तो पहले तो अगर वो एप्लीकेशन दे रही तो उसकी बात को यह माना जाता है कि यह सही करे, गलत नहीं करेगी। हमारी न्याय व्यवस्था में यह माना जाता है कि अगर कोई महिला कह रही है तो निश्चित रूप से वो सही कह रही है। फिर बाद में चीज़ें सामने आती हैं क्या है, तो वो अपना जो वहाँ के एसएचओ हैं, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनको या पुलिस अधीक्षक हैं, उनको प्रार्थना पत्र देके अपनी बात कह सकती है। अच्छा मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर इस तरीके का दोष लगता है तो उसके लिए क्या सज़ा का अलग से कोई भी प्रावधान है क्या? उसके लिए वही है कि उस सज़ा उसकी सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा होगी। अभी हमने बताया जैसे लोक सेवक है, किसी तमाम चीज़ें हैं उसमें, जैसे किसी चीज़ का प्रबंधक है, कहीं महिलाओं के रहने के लिए जो आश्रय स्थल बनाए जाते हैं वहाँ उसके प्रबंधक है, बालकों के रहने के लिए जो व्यवस्था है वहाँ प्रबंधक है, वो प्रकार की जो होता है तो उसमें सज़ा ज़्यादा होती है सामान्य की अपेक्षा। वकील साहब, इस मामले में लोग न्याय के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। अच्छा, लोगों के अंदर झिझक भी होती है, कुछ लोग सामने भी नहीं आना चाहते हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज से अपराध को दूर करना है और एक सबसे घृणित अपराध है। हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और किसी महिला के साथ इस प्रकार की स्थिति है। और आज पहले तो स्थिति और भी गड़बड़ थी, समाचार पत्र नहीं थे, गांव में बहुत सी चीज़ें हुआ करती थीं, इसी झिझक की वजह से चीज़ें सामने नहीं आती थीं। अब तो महिलाएं बहुत आगे आई हैं और अभी जल्दी की एक घटना होगी, आपको भी ध्यान होगा, इसी ट्रांसपोर्ट नगर में एक घटना घटी थी। एक लड़की रेलवे स्टेशन से ऑटो बुक करके जा रही थी और ट्रांसपोर्ट नगर में 3-4 ऑटो चालक मित्र लेकर के उस लड़की को ले गए। नौसड़ के पास एक अमृतानी जो है अमृत का बाग, उसमें उसके साथ बलात्कार किए और कितनी सहजता से उस अपनी होशियारी से उसने उन लोगों का मोबाइल नंबर टेकअप किया, नाम पता किया और उसके बाद जाके थाने में उन लोगों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया। तो झिझक तोड़िए, अपराध के खिलाफ़ बोलिए और दोषियों को सज़ा कराइए, तब जाके हम जो ये नारी सशक्तिकरण का अभियान है इसको सार्थक कर पाएंगे और दोषियों को सज़ा दिला पाएंगे। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह जी। उन्होंने जिस तरीके से धारा 376 को लेकर बताया कि यदि दोषी है तो उस पर कार्रवाई क्या होगी और अगर वो निर्दोष है तो वो कैसे बच सकता है, यदि पीड़ित है तो उसको क्या करना चाहिए। इन तमाम जो सवाल हैं उन सभी के उन्होंने जवाब दिए। हमारा यह प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के अंदर जो झिझक है वो दूर करें और अपराध के खिलाफ मुखर होकर सामने आएँ और दोषियों को सज़ा दिलाएं।